हेलो सर, हम आए हैं साउथ इंडियन कॉलेज से और आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हम आपका पॉडकास्ट देना चाहते हैं क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हम आपको बहुत समय से इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स बनाते हो, आप बहुत एक बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंसर हो इंदौर में। हम चाहते हैं कि आप आपका इंट्रो दीजिए पहले। मेरा नाम है नीरज सिंह पवार और मैं 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया मेडलिस्ट रहा हूँ, जो कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, जो मैंने अचीव किया 2017 2018 में। एंड उसके बाद मैं कोचिंग लाइन में आया। मैंने फिटनेस मॉडलिंग भी करी, रैन शोज भी करे। उसके बाद मैं लाइफस्टाइल कोचिंग और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में आया, जिसमें मैंने 500 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन एमपी में कराए एंड ओवरऑल इंडिया में मैंने 1000 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन करा चुका हूँ। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन कराया मैंने, और अब मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, उनकी बॉडी को चेंज करने के लिए मैं टिप्स देता हूँ एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपकी इंस्पिरेशन कौन है इसके पीछे? ये तो हमेशा मैं मुझसे हर कोई ये क्वेश्चन करता है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है। इंस्पिरेशन कोई नहीं यार, मैंने खुद को जब एक बार मिरर में देखा था, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा बन के बताऊंगा, ऐसा दिखूंगा कि हर कोई मुझसे एडमायर हो, हर कोई मेरी तारीफ करे, और मैं प्रेजेंटेबल रहूं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी खड़ा रहूं तो मुझसे लोग पूछे कि यार भैया बॉडी कैसे बनाई। इंस्पिरेशन ऐसा कोई नहीं था, बट हाँ, जब छोटे रहते हैं तो आप हीरोज को देखते हैं, जैसे आप सलमान खान को बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने भी देखा, मैं भी उनको एडमायर करता था। उनको देख के मैंने जिम वगैरह स्टार्ट करी कि हाँ नहीं, मुझे भी ऐसी बॉडी बनाना है, तो मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ उनको। जॉन अब्राहम हुआ, और भी ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्हें देख के मैं इंस्पायर होता था, उनको अपना इंस्पिरेशन मानता था, बट वो आपका पॉडकास्ट बड़ा हो जाएगा, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। अम, जैसे न्यू ईयर आ गया है, आप ऐसे टिप्स दीजिए हमें कि कैसे हम एक हेल्दी न्यू ईयर स्टार्ट कर सकें। देखिए, ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि एक न्यू ईयर आया है, नया साल आया है, तो मैं वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए। वर्कआउट स्टार्ट करने की, डाइट स्टार्ट करने की और एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए कोई तारीख, कोई समय और कोई दिन नहीं होता है। जिस दिन से आपको लगने लग जाए कि हम अनहेल्दी हो रहे हैं, हम फिट नहीं हैं या हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं, आपको उसके नेक्स्ट डे से ही सब कुछ चालू कर देना चाहिए। अब रही बात कि नया साल आ गया है, तो नए साल में आपको टिप मैं यही दे सकता हूँ, या मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल सुधारो, जल्दी उठो, वर्कआउट करो, अच्छी डाइट करो, अपना न्यूट्रिशन सुधारो, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, अपने शरीर को 1 से 1.5 घंटा डेली दो। ताकि क्या है, अगर आप अच्छा शरीर बनाएंगे, अच्छी डाइट करेंगे, अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, तो आप में एक फ्रेशनेस रहेगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, और आप कुछ भी काम करेंगे आप उसको उसमें 100% दे सकते हैं अपना। वहीं अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, आराम से सो के उठते हैं, आराम से अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर जाके, तो आप कुछ भी काम करेंगे आपका 100% नहीं दे पाओगे। तो मतलब मेरा बोलने का यही है कि सुबह उठो, जिम जाओ, अपना रूटीन सेट करो, नींद अच्छे से लो, हाइड्रेशन अच्छे से लो, न्यूट्रिशन अच्छे से लो। अब रेजोल्यूशन लोग ले तो लेते हैं, ठीक है, बट स्टिक कैसे है उस डिसिप्लिन पे? एक इंसान जिसका बहुत बिजी लाइफ है, एक कॉर्पोरेट वर्कर जो होता है, जो दिन में सुबह से 9 बजे से शाम तक काम कर रहा है, तो उसके लिए आप टिप्स दीजिए कि उसको कैसे मेंटेन कर सकता है एक हेल्दी लाइफ। देखिए, मैं उसके लिए टिप्स तो नहीं दूंगा, बट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप अगर आपको अगर कोई भी बीमारी होती है या फिर आपको कोई भी तकलीफ होती है, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं। अगर वो तकलीफ बड़ी होगी तो आप हॉस्पिटल में 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है। तब जाके इंसान सोचता है कि यार मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही निकाल लिया होता, या मैं जिम चले गया होता, या कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन कर ली होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि आप अपने को उस जगह पे रख के देखो कि जहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं। तो इमेजिन करो कि यार क्या वो कंडीशन मेरे साथ भी हो सकती है। अगर होगी तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा। ऑप्शन यही है कि आप अपनी स्टार्ट अच्छे से करो, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, डाइट अच्छे से करो, सब कुछ अच्छे से करो, ताकि आप लंबे बेड रेस्ट पे या फिर लंबे हॉस्पिटल पे, मतलब लंबे टाइम तक हॉस्पिटल पे जमा ना हो पाओ। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता है। वो वही करते हैं, आज जिम में 1 घंटा दे भी दिया उन्होंने, और उसके बाद क्या करते हैं, वो जाके सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, सैटरडे नाइट पार्टी कर लेंगे, और अच्छी पार्टी करते हैं, ताकि संडे वो दोपहर तक नींद ही ना खुले। कुछ लोग अलग अलग तरह के नशे करते हैं, दारू, सिगरेट, गांजा, अफीम, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो मुझे तो नहीं पता, मैंने यूज भी नहीं करी कभी चीजों को, तो वो सब भी करते हैं।
उससे क्या हो रहा है कि उनका हाइड्रेशन खराब हो रहा है, उनकी नींद खराब हो रही है, उनका डाइट खराब हो रहा है, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहे हैं। और फिर क्या होता है, लंबे टाइम के लिए बीमार पड़ जाते हैं। आपने जैसे बताया बेड रेस्ट वाली चीज, अभी बीच में चला था कि लोगों को अटैक आ रहा है जिम से लेके, मैं चला था बीच में, तो उस चीज पे क्या कहना है? देखो ये तो बहुत ही गलत बात है, सोचना भी गलत बात है कि जिम जाने से अटैक आता है। ये कोई शॉर्ट टर्म की चीज नहीं है। आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आपका स्ट्रेस बढ़ना, आपके आप स्मोक करते हैं उसके कारण आपका बॉडी में तार जमना, बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में अटैक आने के लिए या हार्ट अटैक के लिए। अब लोग उसको जिम में, कोई बंदा जिम गया, अब जिम जाने के बाद क्या करा, उसने एक्सरसाइज करी, वो ऑलरेडी परेशान है, स्ट्रेस्ड है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, डिहाइड्रेटेड है, उसने दो तीन दिन पहले अच्छे से पार्टी करी है, और उसने क्या करा, आके प्री वर्कआउट या कॉफी पी ली और आके वर्कआउट करना चालू कर दिया। अब उसकी किस्मत खराब है कि वो जिम में जाके उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उससे क्या होता है, जिम बदनाम हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, जिम जाने से आपके आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और मैं तो यही बोलूंगा कि ये सब चीजें जिम जाने से और अच्छी हो जाती है। लाइक आपकी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आपकी शुगर कम हो जाती है, आपकी बीपी कम हो जाती है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। बट आपको करना ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करना है, आपकी नींद को आपको पूरा करना है, आपको खाना अच्छे से है। आप ये सब चीजें करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं। और यार देखो, ये हार्ट अटैक तो कहीं पर भी आ सकता है, रोड पे भी आ सकता है, समोसे कचौरे की दुकान पे भी आ सकता है, मूवी देखने बैठे वहां आ सकता है, फिर के घर पे आ सकता है, आप नहा रहे हैं, आप सो रहे हैं, कभी भी आ सकता है। बट जिम को हाईलाइट करके जो कुछ लोग हैं जिनको बदनाम करना चाहते हैं, वो ऐसी फालतू की न्यूज़ेस फैलाते हैं। आप कैसे कैसे मतलब टैकल करते हैं सब क्रिटिसिज्म को? आपको कमेंट्स में भी आता होगा कि जिनके कारण ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें होती होगी, तो आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे टैकल यार करते हैं? कमेंट में तो गालियां तक आती है कि यार जिम जाने से ऐसा होता है, तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, हमारी कम्युनिटी को बहुत बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं। यार वो सही नहीं है, हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि क्या है, हमारे कम्युनिटी में एकता नहीं है। जिम कम्युनिटी में सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। बट हाँ, कोई मेरे से पर्सनली बात करता है तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये रीजन होते हैं जिम में हार्ट अटैक आने के, या कुछ भी XYZ चीजें होती है जिम में, तो उसके रीजन बता सकता हूँ मैं उन्हें, और मैं वही करता हूँ। मतलब मैं उनको एक्सप्लेनेशन ज्यादा तो नहीं दे सकता क्योंकि वो बात मानेंगे ही नहीं, बट फिर भी अपने लेवल पे जाके उनको जितना समझा सकता हूँ मैं वही काम करता हूँ। एक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने आपका चैनल विजिट किया था, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ आपको, आज से नहीं देख रहा हूँ। आपने आपके जिम फिटनेस के साथ थोड़ा फनी कंटेंट बनाना भी चालू करा, तो वो चीज आपको कैसे दिमाग में आई? वो तो एंगेजिंग लगा वो चीज। देखिए क्या है कि आज हजारों लाखों इन्फ्लुएंसर्स हो गए फिटनेस को लेके, ठीक है। बाइसेप की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, लेग की एक्सरसाइज आपको हमेशा कोई भी बता देगा। आज छोटा सा छोटा बच्चा जो जिसने 1 महीना जिम ज्वाइन करे हुआ है या फिर 1 साल से जिम जा रहा है, 1.5 साल से जिम जा रहा है, वो भी कोच बन जाएगा, वो भी आपको ज्ञान देने लग जाएगा। ऐसे हजारों लोग हो गए। अब उससे क्या होता है कि आप लोगों ने फिटनेस की वीडियोस देखना ही बंद कर दी, उनसे इंस्पायर होना ही बंद कर दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि हर दूसरा आदमी तो फिटनेस की एडवाइस दे रहा है आपको। तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से लोगों को समझाया जाए। वो फनी तरीका भी है, थोड़ा इमोशनल तरीका भी है, और थोड़ा डांट के, फटकार के, मार के, हर चीज करके, हर चीज को इन्वॉल्व करके मैंने लोगों को चाहा है समझाना। बस मैं अपने कंटेंट में वही बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी तक जो भी जर्नी हुई है इसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक आपको किसने सपोर्ट किया है? लाइक फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स ने आपको क्या सपोर्ट करा है, या फिर आपको अननोन पर्सन का सपोर्ट मिला है? देखिए ये डार्क ट्रूथ है कि कोई भी न्यू कमर होता है इस इंडस्ट्री में, मतलब कोई भी बच्चा अगर जिम जाता है तो ना तो उसके घर वाले उस पर ट्रस्ट करते हैं, ना उसकी फैमिली वाले उस पर ट्रस्ट करते हैं, ना उसके फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करते हैं, और ना कोई रिलेटिव्स पर ट्रस्ट करता है कि तू क्या करेगा जिम जाके, तू तेरा करियर क्या है इसमें, तू आगे इसमें करना क्या चाहता है, तू बॉडी बिल्डर बन के इंजेक्शन लगाएगा और एक दिन मर जाएगा। ऐसे लोगों की मेंटेलिटी है। सेम मेरे साथ भी था। मेरे घर वालों को भी भरोसा नहीं था कि मैं आगे जाके अपने इतने सारे जिम्स कर लूंगा, इतने सारे क्लाइंट्स कर लूंगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा और फिटनेस की टिप्स दूंगा और लोग मेरी बात मानेंगे। तो मतलब मेरा बोलना यही है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था तो मैंने अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और उसके लिए मेडल लाना है। वही लोगों के लिए सही जवाब होगा, और मैंने उसी पे फोकस करा, उसी पे काम करा, उसी पे टाइम दिया, डेडिकेशन दिखाया और अपना पूरा एफर्ट उस पर डाले। अल्टीमेटली मैंने अपना ड्रीम अचीव करा और लोगों का मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो गया। उसमें किसी का सपोर्ट नहीं था, ना घर वालों का, ना रिलेटिव का, ना फ्रेंड्स का। मैंने खुद की जॉब करी, खुद पे इन्वेस्ट करा, खुद की बॉडी बिल्डिंग करी, नॉलेज गेन किया, उसके बाद अपना टाइटल अचीव करा और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। एंड अभी आप
आपने इतना गेन कर लिया है तो आपके फ्यूचर गोल्स भी कुछ होंगे, तो उनके बारे में जान सकते हैं। देखिए, अब मैंने जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेल लिए, जीत लिए, मेरे एथलीट्स में भी कम्पीट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर लिया है, जिम्स भी खोल लिए हैं, पैसे वैसे भी कमा लिए हैं थोड़े बहुत। अब मेरा ड्रीम यही है कि मेरा कोई स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टेज होता है ओलंपिया का, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का स्टेज होता है। लाइक अभी आपने इतना गेन कर लिया है, उसके बाद आपका कुछ तो फ्यूचर गोल्स होगा, तो उसके बारे में जान सकता हूँ। गेम तो काफ़ी कर लिया है, 2 से 3 जिम कर लिए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर लिए हैं, सप्लीमेंट का बिजनेस कर लिया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ करा है लाइफ में, पैसे भी थोड़ा बहुत कमा लिए। अब मेरा एक ही ड्रीम है कि मेरे थ्रू कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टेज पे जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट करे और इंडिया का फर्स्ट एथलीट ऐसा बने जिसने ओलंपिया में गोल्ड मेडल या ओवरऑल चैंपियनशिप जीती हो। तो बस मेरा वही एम है, ना मुझे किसी सेलिब्रिटी के पास जाके ट्रेनिंग करानी है, ना कुछ कोई बड़ा बिजनेस करना है। बस मेरा ड्रीम यही है कि मेरा एथलीट जाए ओलंपिया में और ओवरऑल टाइटल जीते, मेंस फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक फिजिक, सब में। जिम करने से हाइट रुक जाती है, और ये कि क्रेटीन, प्रोटीन या फिर ये सप्लीमेंट लेते हैं अपन, उससे लाइक किडनी डैमेज, हेयर फॉल, ये सब होने लगता है, तो इसके बारे में बोलिए। सबसे पहला जो मिथ है कि हाइट रुक जाती है, तो मैंने अपना जिम स्टार्ट किया था जब मैं 13 साल का था, आई वाज 13। मैंने अपना जिम फर्स्ट टाइम गया था, और अभी मेरी हाइट है 6'1". तो ये तो क्लियर आंसर है कि जिम जाने से हाइट वाइट रुकती नहीं है, और ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, आपके हाइट। आपके माँ बाप अगर छोटे होंगे या उनके एंसेस्टर्स छोटे हाइट के होंगे तो आप कुछ भी कर ले, आपकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। वहीं अगर आपका डीएनए और आपके जेनेटिक्स अलाउ करेंगे तो भले आप कुछ भी नहीं करो, जिम भी नहीं करो या जिम जाओ, किसी भी एज में आप जिम जाओ, आपकी हाइट नहीं रुकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जिम जाने से हाइट नहीं रुकती है। दूसरी बात रही प्रोटीन, क्रिएटिन और अदर सप्लीमेंट्स की, लोगों को लगता है कि इससे किडनी डैमेज होती है, लीवर खराब होता है, ये होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिएटिन, एक पर्टिकुलर क्रिएटिन के बारे में बताता हूँ आपको। क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च करा हुआ सप्लीमेंट है, और ऐसा कहीं भी प्रूफ नहीं है ऐसा कि क्रिएटिन से किसी की किडनी खराब हुई है। क्रिएटिन सबसे अच्छा सप्लीमेंट माना गया, और मैं उसको कंटिन्यूसली पूरा साल भर लेता हूँ, और जब भी मैं ब्लड रिपोर्ट्स कराता हूँ तो मेरा किडनी की जो रिपोर्ट होती है हमेशा नॉर्मल आती है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि कोई भी सप्लीमेंट लेने से आपकी किडनी या दूसरे ऑर्गन डैमेज होते हैं। दूसरी बात, ये फैलाया उन्होंने है जिन्होंने कभी भी कोई सप्लीमेंट यूज नहीं करा है। एक बहुत ही फेमस बंदा है जिसके बारे में आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम है नितेश सोनी, वो सत्तू वाला जो बंदा जो है ना। अब वो बंदा मेरा ही स्टूडेंट था, आज से 2018 की बात बता रहा हूँ। वो आया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी उसने मुझसे। उसने सारे सप्लीमेंट यूज करे हैं, सारी एनाबॉलिक यूज करे हैं उसने, और दारू उसने पी है, बहुत सारी चीजें गलत गलत करी है। लेकिन आज वो बंदा बताता है ये घरेलू नुस्खे कि आपको ये करना चाहिए, ये करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। एक नुस्खा बताता है जिससे 10 बीमारियां ठीक करता है वो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। घरेलू नुस्खे आपकी दादी भी बताती थी, आपने फॉलो करे क्या? बट किसी को मार के, डांट के, स्क्रिप्ट बना के, थोड़ा सा अच्छे से पोर्ट्रे करके, पूरी फिल्म टाइप की स्क्रिप्ट बना के आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करोगे तो लोग उस पर इजीली विश्वास कर लेंगे। और एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे इंडिया में, जय श्री राम। अब उसके बाद कुछ भी बोलोगे लोग बहुत अच्छे से मान लेंगे। देखो, भगवान के नाम में कोई गलत नहीं है, भगवान के नाम में कोई गलती नहीं है, या भगवान का नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप जो बता रहे हो क्या वो सही है? भगवान का नाम लेके अगर आप गलत बोलोगे तो वो चीज सही नहीं हो जाएगी। बस मेरा बोलने का मतलब यही है। तो लोगों पे विश्वास मत करो। आप अगर पढ़े लिखे हो तो हर चीज के बारे में आप गूगल, चैट जीपीटी कर सकते हो, आपको उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ पता लग जाएगा। खुद की रिसर्च करो, फिर कोई डिसीजन लो। तो अगर ऐसे टाइम में कोई इंसान वेजिटेरियन है तो वो कैसे बॉडी बनाए, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है वे या क्रिएटिन अलाउड नहीं है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अलाउड नहीं रहता इंडियन फैमिलीज में, आपको वो बोझ मिटा खिला देंगे पर आपको क्रिएटिन नहीं लेने देंगे। हाँ। तो ऐसे टाइम में इंसान क्या करे अगर उसको अच्छा फिजिक बिल्ड करना है? देखो, अच्छा फिजिक बिल्ड करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना। 1 मिनट वापस करते हैं इसको। देखो, अच्छा फिजिक बिल्ड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोटीन की नीड कितनी है बॉडी की, आपको किस माइक्रोन्यूट्रिएंट और कितने मैक्रोज की जरूरत है। मैक्रोज मतलब आपके कार्ब्स, फैट, प्रोटीन कितनी जरूरत है। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो आप घरेलू डाइट से भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, ये बंदा है, ये 60 kg का है,
तो अगर ये जिम जाता है तो उसकी बॉडी को अप्रॉक्स 120 से 150 के बीच में ग्राम्स में प्रोटीन चाहिए रहेगा। अब आप प्रोटीन के सोर्सेस पता करो घर में क्या क्या है अपने पास। कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गई, बटर हो गया, अपना सोया हो गया, टोफू हो गया, ये आपके घर में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको पता करना है कि किसमें कितना प्रोटीन है। आप अपनी डाइट वैसे रेडी करो, आपको कोई सप्लीमेंट की या फिर कोई भी मल्टीविटामिन की, कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब फैंसी आइटम है सप्लीमेंट्स, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनसे बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है और अच्छे यूजफुल भी होते हैं, लेकिन इनको जब लेना चाहिए आप कि आप जब बहुत अच्छे से कमाते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और आपकी बॉडी की नीड बढ़ चुकी हो। जैसे कि आज मुझे प्रोटीन चाहिए तो मुझे 200 से 250 ग्राम प्रोटीन चाहिए और मैं घर की डाइट से नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कितना अंडे खा लूंगा या कितना पनीर खा लूंगा, कितना दूध पी लूंगा, कितनी दूसरी चीजें ले लूंगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे प्रोटीन शेक लेना जरूरी होता है। तो घरेलू डाइट में आपको ये समझना पड़ेगा कि किसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना फैट है और हमारी बॉडी की जरूरत कितनी है। अगर आप वो समझ लोगे तो आप अपनी डाइट भी बना सकते हो और एक अच्छी बॉडी भी बना सकते हो। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि हर कोई बोलता है कि जिम जाने से बॉडी बनती है। नो डाउट बॉडी तो हर कोई फिजिक बना लेता है जिम जाके एंड एक्सरसाइज करके, बट और क्या क्या चीज़ें जो हम जिम जाके डेवलप कर सकते हैं थ्रू जिम एंड अपनी फिजिक पे ध्यान देके। देखो बॉडी तो बनेगी जिम जाने से, है ना, जिम ये तो फैक्ट है। जिम जाने से आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। आप अपने आप को जब कांच में देखोगे और दूसरों को देखोगे जो जिम नहीं जाते हैं, तो आपको एक अलग ही क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि यार ये बंदा एकदम मतलब मस्कुलर है, बिल्टअप अच्छा है, ये कुछ भी कपड़े पहन रहा है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है उससे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके एक सोशल लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जिम में तरह तरह के लोग आते हैं, आप उनसे बात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो एक वो भी चीज़ है। और भी जिम में जाके जैसे कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाता है, इंटरेक्शन आप लोगों से करोगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका बिजनेस में हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिम जाके जो आप कर सकते हो वर्कआउट के साथ साथ और एक अच्छी बॉडी बनाने के साथ। ये बात तो आई कैन इवन अग्री विद इट, बट आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कि लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हुई? देखो क्या है कि मैं बहुत शाय नेचर का था जब स्कूल में था, तो कभी मैं डिबेट और एग्जाम में जाता ही नहीं था, तो मुंह छुपाता था ऐसा करके। कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना, दुबले पतले थे। मैं 50 किलो का लड़का, मेरी 6 फीट हाइट और 50 किलो का कैसा दिखता हूँ आप तो समझ सकते हो। तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि स्टेज पे जाके बोलूंगा कि लोग मुझ पर हंसेंगे। तो मैं जिम आया, जिम में खुद को टाइम दिया, बॉडी बनाई, अब प्रेजेंटेबल हूँ और मैं कहीं भी जाके बात कर सकता हूँ। आपका कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आया होगा लाइक बीइंग इस जर्नी में कि नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ। कभी ना कभी तो ऐसा कि अब तो नहीं आ रहे, ग्रुप भी नहीं आ रहे हैं, नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ पढ़ाई करने पर्टिकुलर अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ऐसा अक्सर होता है कि कभी कभी आपकी रील्स वायरल होती है, कभी नहीं चलती है, कभी बहुत नीचे चली जाती है रीच आपकी, तो ऐसा अक्सर होता है। बट क्या होता है ना कि अपने को, मैंने शुरू से जिम आने से और बॉडी बनाने के साथ एक चीज़ सीखी कि कभी हार नहीं मानना है। अपना कंटेंट रेडी करते रहो, डालते रहो सोशल मीडिया पे, लोगों को अच्छा बताते रहो, अवेयर करते रहो। आज नहीं कल आपकी रील भी वायरल होगी, आप सोशल मीडिया पे भी वायरल होंगे और आप फेमस भी होंगे। एंड एक और क्वेश्चन लाइक 7 दिन आप वर्कआउट करते होंगे, तो उसमें बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप क्या सजेस्ट करो, कितने दिन रेस्ट करना चाहिए लोगों को? मैं 7 दिन तो देखो, मैं 7 दिन वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 5 दिन ही वर्कआउट करता हूँ। 2 दिन रेस्ट देता हूँ अपनी बॉडी को, क्योंकि रेस्ट, रिकवरी और स्लीप एक अच्छी बॉडी बिल्ड करने का एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। अगर आप वर्कआउट करके अपनी बॉडी को थका लोगे तो उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट करोगे तो आपकी रिकवरी होगी और आपका मसल गेन होगा। आपने देखा होगा मजदूरों को, वो दुबले पतले ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो दिन भर मजदूरी करते हैं, रात में दारू पीते हैं और सो जाते हैं, और दूसरे दिन भी उनकी नींद जल्दी खुल जाती है, फिर काम पे जाना रहता है, तो उनकी ना रेस्ट होती है ना रिकवरी होती है। वो दुबले पतले रहते हैं, ना उनका मसल गेन होता है, ना वो अच्छे दिख पाते हैं। तो रेस्ट, रिकवरी और हाइड्रेशन, स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। और मेरे हिसाब से 2 दिन रेस्ट करना चाहिए वीक में, 5 डेज वर्कआउट करना चाहिए। तो जैसा आपने बताया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उस चीज से, बट कई बार ऐसा होता है कि इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, नार्सिसिज्म आ जाता है, वही चीज को अपनी पर्सनल लाइफ बना के पूरी पर्सनैलिटी आइडेंटिटी जिम बन गई है। दिन भर मसल्स देख रहे हैं, दिन भर चेक कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सटल चीजों पे। तो उस चीज को ओवरकम कैसे करें? देखिए क्या है
ये तो आप मेरा मेरा एग्जांपल दे रहे हो, मेरे साथ ऐसे ही था पहले। मतलब मैंने जिम में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैं सुबह उठते से जिम चले जाता था, 6 घंटे जिम में रहता था, आके रेस्ट करता था, फिर 4 घंटे जिम में देता था और अपना घर जाके आराम करता था। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं बची थी, कोई फ्रेंड्स नहीं बचे थे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ जिम और मैं। ये एक तरीके की डिजीज़ हो गई थी मेरे लिए। मैं परेशान हो गया था कि यार दिन भर जिम, दिन भर जिम, दिन भर जिम, बट उससे मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा था। मतलब क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो लोग ओवरकम नहीं कर पाते, जिनको अपनी लाइफ बना लेते, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सनल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा ओवरकम करने के लिए कि अपने दोस्तों को साथ कभी मत छोड़ो, उनसे मिलना, अपनी फैमिली के साथ बैठना, अपने सर्कल्स में जाना, थोड़ा टूरिंग ट्रैवलिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी माइंड के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। अगर आप दिन भर जिम जाओगे, दिन भर जिम पे बैठे रहोगे, उसी की बात करो, अपनी बॉडी देखते रहोगे, तो आपको लोग साइको बोलने लग जाएंगे। और अगर आप अपने को साइको कैटेगरी में नहीं देखना चाहते हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को, सबको टाइम दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम को टाइम मत दो या जिम को इम्पोर्टेंस मत दो, जिम को भी उतना सीरियसली लो, लेकिन अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना इक्वली टाइम देना पड़ेगा आपको, जब भी आप उससे ओवरकम हो पाओगे। कौन सपोर्ट जो सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स हैं सारे, एट द एंड ये वीडियो सोशल मीडिया पे डलेगी, तो आप क्या एक पर्टिकुलर एडवाइस देना चाहेंगे सबको? देखो, एडवाइस तो मैं सबको देता हूँ, जितने स्टूडेंट्स आते हैं, जितने मेंबर्स आते हैं, सबको मैं एडवाइस देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात बोलूँगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ना सोशल मीडिया फॉलोअर्स, ना फ्रेंड्स, ना कुछ भी नहीं है। अपनी हेल्थ को हमेशा सुधार के रखो, एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करो, प्रेजेंटेबल रहो, इससे आपको इम्पोर्टेंस भी मिलेगी और लोगों का साथ भी बना रहेगा। वरना एक बार बीमार पड़ गए तो ना आपके सोशल मीडिया के जो फैंस हैं वो आपके पास आएंगे, ना आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ना आपके कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी देना है आपको, और मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा। हाउ टू बी कंसिस्टेंट? मैं जिम जाता हूँ कुछ टाइम, फिर बंद हो जाता हूँ, तो लाइक 5 दिन मैं जिम गया, 2 दिन अगर मैंने बंद कर दिया है तो फिर मेरा अगले दिन मन नहीं करता है, तो मैं उसको कैसे अवॉइड करूँ? देखो, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि आपका लाइफ का गोल सेट नहीं है अभी। सबसे पहले आपका लाइफ में गोल सेट करो कि आपको करना क्या है। जैसे आपका प्रोफेशन मुझे अभी नहीं पता कि आप क्या करते हैं। अगर आपको फिटनेस की फील्ड में जाना है, या फिर आपको अपनी जो भी आपकी वर्किंग है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको प्रेजेंटेबल बनना है, तो उसके लिए गोल सेट करो कि यार मैं उस कंडीशन में सबसे अच्छा दिखूंगा और प्रेजेंटेबल रहूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका गोल सेट करना है, वही आपको कंसिस्टेंट बना सकता है। सर, एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना जिम लाइक आपके वर्कआउट पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है? लाइक एक अच्छी मेंटल हेल्थ होना आपके वर्कआउट पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जिम कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक स्ट्रेस हार्मोन का नाम सुना होगा, कॉर्टिसोल, है ना? आपकी लाइफ से इतनी बिगड़ी हुई है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्कलोड है, आपकी पढ़ाई है, वो XYZ चीज़ें बहुत सारी, जिसके कारण आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। और अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो आपको कॉर्टिसोल बढ़ता है, वो आपको डिप्रेस भी करेगा, आपको मोटा भी बनाएगा, ओबेसिटी बढ़ाएगा, आपकी स्लीप खराब करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिम जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो आपको कॉर्टिसोल कम करता है, मतलब इनडायरेक्टली स्ट्रेस कम करता है। तो अगर आप जिम जाओगे, 1 से 1.5 घंटा जिम को दोगे, 8 घंटे की स्लीप लोगे और एक अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, तो आपका कॉर्टिसोल भी खत्म होगा, कम होगा। और अगर आपका कॉर्टिसोल कम होगा तो आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आपका स्ट्रेस लाइफ से कम होगा तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप बहुत अच्छे से ध्यान दे पाओगे और अपना करियर अच्छे से सेट कर पाओगे। तो जिम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपका स्ट्रेस और लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। सर, एक और क्वेश्चन था कि लाइफस्टाइल पे था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, और कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है और लाइक कैसे? देखो यार, अगर आप मुझसे बात करो बीइंग अ फिटनेस कोच एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मैं आपको यही बोलूँगा कि एक अच्छी लाइफ की और एक अच्छी लाइफस्टाइल की डेफिनेशन यही है कि आप कितने फिट हो। फिटनेस मतलब यही नहीं कि आप अच्छी बॉडी लेके घूम रहे हो। आप यहाँ से 5 किलोमीटर इजीली वॉक कर पा रहे हो बिना आपकी सांस चढ़े। आप बिल्डिंग पे 3 से 4 फ्लोर बिना थके चढ़ जा रहे हो। आपके घर वालों ने आपको काम बताया तो आप बिना किसी आलस के आप वो काम इजीली निपटा पा रहे हो।
बहुत सारी चीजें आप रेगुलर लाइफ की जो आप इजीली कर पा रहे हो, मेरे लिए फिटनेस वही है। मतलब क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि यार अच्छी बॉडी तो फिट होगा, बट जरूरी नहीं कि उसने वो बॉडी कैसे बनाई ये मैटर करता है ना। क्या पता स्टीरॉइड लेके बॉडी बना के अच्छा हो, देखने बिल्टअप कर लिया हो, और उसको बोल दो 100 मीटर दौड़ जा, वो नहीं दौड़ पाएगा। तो मेरे लिए लाइफ अच्छी लाइफस्टाइल यही है कि आप फिट रहो। आप क्या प्रपोर्शन देंगे आपकी डाइट को, जिम को, मसल ट्रेनिंग और कार्डियो को? सबने गूगल करा हुआ है, सबने सुना हुआ है कि 80% डाइट, 90% डाइट, 10% जिम। बट मेरा मानना यही है कि 100% डाइट, 100% जिम और 100% रिकवरी। अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी बॉडी और एक प्रेजेंटेबल फिजिक चाहिए तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने डाइट अच्छे से कर लिया, वर्कआउट अच्छे से नहीं करा, वर्कआउट अच्छे से कर लिया, डाइट अच्छे से नहीं करी, दोनों अच्छे से कर लिया, 100 अच्छे से नहीं पा रहे हो। तीनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं और तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि डाइट अच्छे से करना है, वर्कआउट कम करना है, या वर्कआउट अच्छे से करना है, डाइट कम करना है, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। सर यूथ तो अभी फिर भी अवेयर है कि फिटनेस को लेके आजकल अवेयर हो रही है, जिम में जा रही है, बट आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पेरेंट्स ये सब चीज़ बहुत अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस? यार देखो, आप यूथ की बात कर रहे हो तो यूथ मुझे नहीं लगता कि अभी इतना अवेयर हो पाया है। मतलब अगर आज मैं 100 लड़कों का एग्जांपल लूंगा तो उसमें से 40 लड़के ही जिम जाते होंगे, 60 अभी भी अपनी लाइफ को वेस्ट ही कर रहे हैं। इधर वो शाम को फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, कुछ लोग पार्टी करने चले जाते हैं, कुछ लोग घर पे बैठ के टाइम पास करते हैं। तो यूथ भी इतना अवेयर नहीं है। बट हाँ, अगर कंपेयर करें कि पहले के लोगों और अभी के लोगों में, तो काफ़ी चेंज आ गया है। बट हाँ, जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे जिम जाने से लाइफ खराब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उनको ये एडवाइस दूंगा कि अपने बच्चे को समझो, उनसे बैठ के बात करो, जो आजकल चल रहा है उन चीज़ों के बारे में पता करो। जैसे कि आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज लोग होते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब जिम जाते हैं। वो उनकी कोई भी एज हो, आज अनुपम खेर का एग्जांपल देता हूँ, वो कितने एजेड हो गए लेकिन उन्होंने इस एज में बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है। तो वो इतना बड़े लेवल पे जाके, आज नीता अंबानी का एग्जांपल देता हूँ। नीता अंबानी सभी जानते हैं उनके बारे में, वो क्या है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं उनके प्रोफेशन और सबके बारे में। बट वो आज भी जिम करती हैं, योगा करती हैं, फिटनेस को 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करती हैं। तो कुछ तो बात होगी। तो आपको पेरेंट्स को आपको ये चीज समझाना है, जब वो लोग कर सकते हैं तो आप भी करो और हमें भी जाने दो। सर जैसे आपने और मयूर ने जैसे पेरेंट्स एंड घर वालों की भी बात की, तो इंडिया आज मोस्ट डायबिटिक कंट्रीज में से आता है विथ शुगर, हार्ट एंड लिवर, फैटी लिवर इश्यूज। सो सर जैसे हमारे पेरेंट्स हैं एंड बहुत सारे एजेड लोग हैं जो जिम अवॉइड करते हैं एंड अपनी उसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके रखते हैं रादर देन गोइंग टू जिम, एंड कभी कभार अनहेल्दी फूड भी खा लेते हैं एंड ऑयली फूड भी खाते हैं। उन पे आपका क्या? देखो क्या है, हम इंडियंस हैं और हमने स्टार्टिंग से रोटी और चावल खाया है। हमें लगता है कि वही हेल्दी है, बट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन रोटी है, गेहूं की रोटी। उसमें ग्लूटन भी होता है, ठीक है, कार्ब्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अनहेल्दी बनाती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा और हमारे पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि राइट चॉइस ऑफ फूड क्या होती है और क्या होना चाहिए। यार हम लोग समझते हैं कि हम रोटी चावल ग्रीन सब्जी खा लेंगे, ऑयल से भरी हुई अचार पापड़ सलाद खा लेंगे तो ये हमारे लिए हेल्दी है, बट ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन फूड में हमें अवॉइड करना पड़ेगी और हमारे पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आपको भी अवॉइड करना है अगर आपको डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियों से बचना है। तो आपने देखा होगा जापान में एक नॉर्मल एज 80 ईयर्स बताई गई है, 80-81 ईयर, और इंडिया में 60 के आसपास बताई है, 20 साल का डिफरेंस है। वो हमेशा उबला हुआ फूड खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, और उन्हें पता है कि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन क्या है, इसलिए वो हमसे आगे हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स को भी ये समझाना है कि भैया आप राइट फूड दो हमें और आप भी राइट फूड खाओ, ताकि हमारी एज भी थोड़ी बढ़े और हम हेल्दी और फिट रहें। सर जैसे आपने अचीवमेंट्स की बात करी, आपने ओलंपिक्स वगैरह में अचीव करा है, बट आपका ऐसी कोई पर्सनल अचीवमेंट जो आप खुद चाहते थे हमेशा से वो आपने पूरी करी हो? देखिए क्या होता है कि हर एक जिम ट्रेनर का या एक फिटनेस इंथुसियास्ट या फिटनेस ट्रेनर का एक ड्रीम होता है खुद का जिम ओपन करना, अपना ब्रांड बनाना, अपना ब्रांड का नाम बनाना, और मैं वो कर चुका हूँ। एक मेरे 3 जिम्स हैं और मैंने अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है NSP फिटनेस के नाम से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर चुका हूँ, जो मैंने सोचा था या फिर हर एक जिम ट्रेनर या एक फिटनेस वाला बंदा सोचता है
तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि खुद का जिम डालना, वो भी एक अच्छे एरिया में और एक लग्जूरियस जिम डालना, जो कि मैं पूरा कर चुका हूँ। सर जैसे आपने भी बताया आपने 13 साल से जिम स्टार्ट कर दी थी, तो आपने क्या सोच के जिम स्टार्ट किया था? लाइक स्टार्टिंग से ही आपका प्लान फिक्स था कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, और किस देखो, एज में आके आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे करना है? स्कूल में जब दुबला पतला सा था मैं, तो लोग बहुत कैजुअली लेते थे, इज्जत नहीं करते थे यार। एक कैसा हो रहा, ना तो आपको टीम में लेंगे ना कोई स्पोर्ट में लेंगे, मजाक उड़ाते रहते थे। तभी सोच लिया था कि यार कुछ करके तो दिखाना पड़ेगा। 13 ईयर की एज में मैंने सोचा यार क्या करूँगा, अपना स्पोर्ट्स में लेते हैं ना किसी चीज़ में लेते हैं। तभी से मैंने एक यहाँ पर एक स्टेडियम था, लोकल स्टेडियम था, वहाँ पर जाके जिम में फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर बाहर जाके वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। तो बस मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। और सर जैसे कि आपने बोला आप बाहर जाके वर्कआउट करते थे, हाँ, तो उसी में बहुत सारे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है जिम भरने के और बाहर जाके वर्कआउट करते हैं, तो वो गलत फॉर्म में वर्कआउट करते हैं, उनके पास कोई ट्रेनर वो नहीं है और कोई गाइडेंस नहीं है, तो उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे? जैसे कि जब मैंने भी स्टार्टिंग में वो वर्कआउट स्टार्ट करा था और मैंने बहुत सारी चीजें गलत करी थी उसमें, तो मुझे अब फेस करना पड़ रहा है। देखिए आज आज इंसान के पास जिम जाने के लिए पैसा नहीं है, भले वो कितना भी गरीब, लेकिन वो सोशल मीडिया जरूर चलाता है। तो मैं उन बच्चों को और उन लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि सही बंदे को फॉलो करो, उसके टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि वो फ्री में मिलती है। जिम जाओगे, जिम में पैसा भरना पड़ेगा, और बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते, जैसे कि मेरे पास पहले नहीं हुआ करते थे। तो उनके लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अच्छे लोगों को फॉलो करो, उनके टिप्स को फॉलो करो, राइट वे राइट फॉर्म में वर्कआउट करो, तो वो अपना जो ड्रीम है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो सर ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करें? अब तो हर दूसरा तीसरा इंसान इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो सही इंसान को कैसे आइडेंटिफाई ये तो करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको सही इंसान को पिच करना पड़ेगा। यार देखो, कोई भी बंदा आपको एडवाइस देता है तो सबसे पहले ये तो पता करो कि उसको कितना नॉलेज है, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, या कोई अचीवमेंट है कि नहीं है, उसने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, इसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले वो पता करना जरूरी है। आपने एक देखा हो तरुण गिल, वो आए दिन अपना कंटेंट चेंज करता है, कभी एनाबॉलिक स्टीरॉइड को प्रमोट करता है, कभी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है, और अब तो पता नहीं क्या इंटरव्यू वगैरह कर रहा है। तो अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। आप उस बंदे को देखो जो कंसिस्टेंट है, जो नॉलेजेबल चीजें बता रहा है और जो काम की चीजें बता रहा है, आप उसको फॉलो करो, आप हमेशा सही डायरेक्शन में जाओगे। सर आपने बताया कि आपने मिस्टर ओलंपिया जीता है, तो उस वो जीतने के बाद आपका नेक्स्ट गोल क्या था? आपने कितना बड़ा अवार्ड था? देखो क्या था कि मैं एमेच्योर ओलंपिया जीता था, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि उसमें प्रो कार्ड होता है, प्रो कार्ड के बाद प्रोफेशनल शोज होते हैं, जिसमें आप दूसरी कंट्री में जाके अच्छे से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नाम बड़ा कर सकते हो, फेम कमा सकते हो। मेरा भी एम वही था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया और मैं उस पर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब अपन कंटिन्यू नहीं कर पाए तो भगवान ने चाहा तो आगे कुछ कर पाएंगे इसमें, वरना फिर ट्रेनिंग करा के कोई ऐसे लड़के तैयार करेंगे जो मेरा भी नाम करें, अपने देश का भी नाम करें। तो सर लाइक आपके स्टूडेंट, आपने बताया आपके स्टूडेंट है, तो हाउ डज इट फील लाइक जब आपका स्टूडेंट कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और आप मेडल्स लेके आ रहा है आपकी जिम से आपका स्टूडेंट, तो कैसा फील होता है आपको? तो मैं पर्सनली जब मैं स्टेज पे चढ़ता था या चढ़ा हूँ, इक्वली वैसी फीलिंग आती है कि यार मैं ही खेल रहा हूँ। तो जब आप खुद जीतोगे तो आप समझ सकते हो ना आप क्या क्या फील करोगे, बस वही फील करता हूँ मैं भी। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, सब लोग सारे स्पिरिचुअल गुरु स्टार्टिंग से योगा प्राणायाम इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो इंसान योगा प्राणायाम करने की जगह जिम क्यों करना चाहेगा? और मसल्स का क्या बेनिफिट है बॉडी पे? देखो क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी शारीरिक, मतलब बॉडी से रिलेटेड, योगा करो, जिम करो, रनिंग करो, एथलेटिक करो, कुछ भी करो, वो आपको इक्वली बेनिफिट देगी। तो ये सोचना गलत है कि सिर्फ जिम करने से आपके मसल गेन होंगे या मसल बनेंगे। आप योगा भी करो, आप कार्डियो भी करो, आप रनिंग भी करो, साइकिलिंग करो, सबसे आपको इक्वली बेनिफिट मिलेगा। मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि योगा वगैरह बोरिंग होता है कंपेयर टू जिम, क्योंकि जिम इंसान करता है तो देखो क्या होता है कि जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत पड़ गई ना, हाँ, उसको बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको पावर फील होता है बॉडी में, डोपामिन मिलता है। डोपामिन रिलीज होता है बहुत फास्ट।
जब आप जिम करते हो तो आपका सबसे फास्ट डोपामिन रिलीज होता है जिम करने से, और आपको पावरफुल फील होता है कि हाँ मेरे पास पावर है कि मैं आज पकड़ के किसी को भी मार सकता हूँ, या कोई मुझे मारे तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। एक एनर्जी फील होती है, वो शायद योगा या दूसरी एक्टिविटीज में नहीं होती है। तो एक इसलिए लोग थोड़ा जिम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपकी क्या सजेशन है, मतलब म्यूजिक सुनते हुए जिम करना चाहिए या बिना म्यूजिक सुनते हुए जिम देखो करना क्या है चाहिए? कि हर इंसान अलग अलग है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। मैं पर्सनली दिन भर जिम में रहता हूँ तो मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ दिन भर म्यूजिक ढम ढम सुन के, तो मैं शांति में वर्कआउट करना प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो गलत नहीं है, म्यूजिक सुन के भी वर्कआउट करो। और अगर आपको लगता है कि ठीक है साइलेंट वे में आपको वर्कआउट करना है, मतलब साइलेंस चाहिए, तो वो भी कुछ गलत नहीं है। तो इससे माइंड मसल कनेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? देखिए अगर आप म्यूजिक को फील करके वर्कआउट करेंगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप डिप्रेस्ड हैं या आपका कोई गोल है या आपका कोई मोटिवेशन है कि यार उस बंदे जैसा बनना है, कोई हीरो हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, तो आप उसके गाना सुन के वर्कआउट करोगे तो आपका मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको कोई भी इंजरी होती होगी, माइनर इंजरी भी, तो आप उसको कैसे डील करते हैं? लाइक आप फिर स्टिल वर्कआउट करते हो या फिर उस पर ध्यान देते हो? लाइक मोस्टली इंजरी शोल्डर्स की होती है, उसमें हर जगह इंक्लूड होता है शोल्डर, बैक और चेस्ट में, दोनों में। तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? अगर इंजरी की बात करें तो मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था, मेरा पूरा मेटाकार्पस टूट गया था, शोल्डर टूट गया था, बैक में इंजरी हो गई थी, L4 L5 S1 सब इंजर्ड हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बोला था, जब मैं ऐसा पट्टा बांध के घूमता था, डॉक्टर ने बोला था 6 महीने जिम नहीं जा पाओगे। बट एक वो होता है ना विल पावर, मैं 7th डे ट्रेनिंग कराना स्टार्ट कर दिया था, एक हाथ से ट्रेनिंग कराता था और विद इन अ मंथ मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। ये विल पावर का गेम है। बहुत से लोगों को शोल्डर में इंजरी होती है, बैक में इंजरी होती है, तो सबसे अच्छा तरीका है, पहली बात तो इंजरी क्यों हो रही है, या तो आप स्ट्रेचिंग वार्म अप अच्छे से नहीं करते हो, या बॉडी का हाइड्रेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, या आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं। जब भी ये सब चीज़ें होंगी तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप सबसे पहले उन चीज़ों पे ध्यान दो, वर्कआउट करने से पहले आप वार्म अप पे ध्यान दो, वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग पे ध्यान दो, और साथ साथ अगर आपको इंजरी उसके बाद भी हो गई तो उसके रिहैब पे ध्यान दो। कि लोग क्या करते हैं कि इंजरी होने के बाद भी लगे हुए हैं वर्कआउट करने में, तो अपनी इंजरी बढ़ा लेते हैं और फिर वो लंबा रेस्ट लेना पड़ता है। छोटी सी भी इंजरी होती है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, क्रायोप्रैक्टर के पास जाओ, अपनी इंजरी ठीक कराने की कोशिश करो और वापस बैक ऑन ट्रैक हो जाओ। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं दिन में जिम जा रहा हूँ और मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं, क्योंकि काउच में बहुत चलती, रात में लिए होते 7-8 घंटे हो जाते हैं उस बात को, तो दिन में उतना प्रॉपर वर्कआउट हो नहीं पाता जितना कंपैरेटिवली शाम में होता है। तो कुछ गलत नहीं है उसमें। तो शाम में जाना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिम का कोई टाइमिंग नहीं होता है। आप रात में 4 बजे भी जिम जा सकते हो, सुबह 6 बजे भी जा सकते हो, दोपहर में 3 बजे भी जा सकते हो, शाम को 5 बजे भी जा सकते हो, रात में 10 बजे भी जा सकते हो। आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कब सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड है, रेडी है जिम करने के लिए। और जिम से कितनी देर पहले कुछ खाए? देखिए सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, बॉडी की टेंडेंसी अलग होती है। मैं तो खाने के बाद ही वर्कआउट कर पाता हूँ। अगर मुझे वर्कआउट करना है तो मैं सबसे पहले अपना मील लेता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा आप कितनी जल्दी फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग 1 घंटे का ब्रेक लेके करते हैं, बहुत सारे लोग 5 मिनट का ब्रेक लेके करते हैं। तो खुद को समझो, खुद की बॉडी को समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट प्लान करो। ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है कि नहीं यार, ऐसा कोई साइंटिफिक या फिर ऐसा कोई मतलब क्या बोलना चाहिए, किसी बुक में लिखा नहीं है कि आपको हाँ 1 घंटे का ब्रेक लेके जिम करना है या 2 घंटे का ब्रेक लेके जिम करना है। सर आपकी इस लॉन्ग जर्नी में कौन से सेलिब्रिटी थे जिसने सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किया? बहुत सारे हैं वैसे तो, विद्युत जामवाल हो गया। हाँ लाइक वो मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं, मार्शल आर्ट्स भी कैलिस्थेनिक्स करते हैं, कायाकल्प थ्रू करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं। और आज तो नई न्यूज़ पता लगी उनके बारे में कि वो वर्ल्ड के टॉप 7 ऐसे सेलिब्रिटीज़ में से हैं जिनसे कोई फाइट नहीं कर सकता है ना। एक वो हो गया, एक जॉन अब्राहम हो गया, सलमान खान जो सबकी फेवरेट है, एक अपने सोनू सूद है, जो अगर एक्ट्रेस की बात करें तो। लेकिन अगर हॉलीवुड में जाएंगे तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, अपना ड्वेन जॉनसन बहुत बड़ी चीज़ है, जॉन सीना हो गया, अपना रॉनी कॉलमैन हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं, जिनके कारण मुझे लगता है कि नहीं हाँ मुझे भी एक अच्छी फिजिक बनाना है। लाइक कोई अपनी बॉडी को हार्म करके और इतना बड़ा
नाम क्यों ही करेगा बॉडी को हार्म करके? स्टेरॉइड लेके सैक्रिफाइस करते तो क्या है कि आजकल हर किसी को सुंदर दिखना है, दौड़ लगी हुई ना कि यार इसके सिक्स पैक एब्स है, मेरे क्यों नहीं है, ये इतना मस्कुलर, उसके इतने बड़े शोल्डर हैं, इसको इतना लड़कियां देखती हैं, साला मुझे क्यों नहीं देखती हैं। तो बस वो दौड़ के चक्कर में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आजकल ये फोड़ लगी हुई है, और इसके कारण आदमी सेक्रीफाइस करता है अपनी बॉडी को, स्टेरॉइड्स लेता है, प्रेजेंटेबल बॉडी बनाता है। बस यही रीज़न है। आपके लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला हो, कोई फ्रेज या कोई कोट हो गया जिसने आपको बहुत इंस्पायर करा हो, जिससे आपको लगा कि हाँ ये चीज़ सही है और इस पाथ पे मेरे को चलना चाहिए? तो ऐसे लाइफ में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही हैं, कुछ ने अच्छी कही है, कुछ ने बहुत दिल को छूने वाली कही है, कुछ ने बहुत गलत कही है। तो एक पर्टिकुलर एक ऐसी बात नहीं है, पर हाँ मेरी माँ ने एक शब्द बोला था मुझे कि बेटा मैं तुझे बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ, और मैं जिस रोड से निकलूँ वहाँ पर तेरा पोस्टर देखना चाहती हूँ। वो मेरे दिल को बहुत छू गई थी कि यार नहीं यार, मेरी माँ को करके दिखाना है कि यार कहीं ना कहीं अच्छा एक बड़ा एज अ मॉडल मेरा पोस्टर लगे, या फिर एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। तो बहुत बार हुआ है कि बड़े बड़े 20-20 फीट के मेरे पोस्टर कहीं पर इनॉग्रेशन करने जा रहा हूँ, या कहीं एडवर्टीजमेंट के लिए, कोई सप्लीमेंट ब्रांड के लिए, या कोई स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए मेरा लगा, और मेरी माँ को वो देख के बहुत प्राउड फील हुआ। और एक तो मेरे घर के बाहर ही लगा हुआ था, जब मैं निकलती मेरी मदर पलासे के लिए, तो पलासे चौराहा पे लगा हुआ था, तो मेरी माँ को बहुत प्राउड फील हुआ था, और उन्होंने सबको बताया था अपनी फैमिली में, देखो जो मेरा ड्रीम था मेरे बेटे ने पूरा करा है। ग्लैड टू नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात बहुत करके। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली आज आपसे, और हम अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, और हम ट्राई करेंगे हम इस चीज़ को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।